नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द मैथ्स हाउस में। मेरा नाम रवि आनंद है। और दोस्तों, जैसा कि हमने वास्तविक संख्या के पिछले 2 क्लास में संख्या पद्धति जिसमें सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसके द्वारा एचसीएफ निकालना सीखा। आज हम आगे बढ़ते हुए अभाज्य गुणनखंड और इसके द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। अभाज्य गुणनखंड, ये टॉपिक में आपको 2 शब्द दिख रहे होंगे, अभाज्य और एक गुणनखंड। दोनों टर्म को हम अलग अलग सीखेंगे। पहले अभाज्य संख्या जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। पहला टॉपिक हमारा होगा अभाज्य संख्या क्या है। पहले हमने क्लास में पढ़ा भी है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लेकिन फिर अब दोबारा इसको थोड़ा सा जान लेने की ज़रूरत है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और खुद, यानी खुद मतलब अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। वैसी संख्या जो एक, ध्यान दीजिएगा, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए पहले, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखेंगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो 7 क्या है? आप देख सकते हैं कि 7 को किससे किससे हम भाग कर सकते हैं? 1 से कितना बार में? 7 बार में, और 7 से 1 बार में। इसके अलावा कोई संख्या है क्या जिससे ये 7 कट जाए? नहीं है। कोई दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे 6 है। 6 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? तो 1 से, 2 से, 3 से, और फिर 6 खुद से। यानी एक और खुद से तो ये भी होता है और एक और खुद से ये भी होता है, लेकिन ये जो 6 है ये एक और खुद के अलावा 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। ये एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं हो रहा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा, और ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप 11 लीजिए। 11 किसके किसके टेबल में आता है? 11 किससे किससे कटेगा? तो आप देख सकते हैं 11 1 से कटता है, 11 अपने आप से कटता है। इसके अलावा कोई संख्या से कटता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप देखते हैं कि कोई भी संख्या एक और खुद के अलावा किसी संख्या से नहीं कटता, तो ये अभाज्य संख्या होता है। कोई और एग्जाम्पल ले, 14 है। ये आपको देखिए 1 से कटता है, 2 से 7 बार में, 7 से 2 बार में, और 14 से 14 बार में। तो ये 1 और 14 अपने आप के अलावा भी 2 और 7 से कटता है। 1 और खुद, उसके अलावा 2 और 7 से भी कटता है। तो क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपने समझ लिया कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में आपको बहुत सारे शुरुआत की, अगर अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो शुरुआत की कुछ अभाज्य संख्या, शुरुआत की कुछ अभाज्य संख्या, अगर एक लाइन से अगर शुरुआत में कुछ अभाज्य संख्या को अगर हम देखें तो आपको हम बता रहे हैं, ये यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं कि ये होता है 2, 3, 4 भाज्य हो जाएगा, 2 से भी कट जाता है वो, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43 भी, 44, 45, 46, 47, 47 भी, 48, 49, 50, 51, 52, 53 भी, 54, 55, 56, 57, 58, 54, 55, 56, 57, 57 किसके बारे में आता है? 7, 5, 12 आता है। 58, 59, 59 भी। तो इटी से तो इस तरीके से करके आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी संख्याएं लिखी है ये सारी के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, और ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि वैसी संख्याएं हैं जो केवल और केवल एक से, तो एक से तो सब कटता है, और अपने आप से भी सब कटता है। मतलब ये है कि इन संख्याओं को आप किसी के टेबल में नहीं देखेंगे, किसी के पहाड़ा में आप इन संख्याओं को नहीं देखेंगे। अब कहिएगा कि पहाड़ा में तो सबसे फर्स्ट 7 का 7 एक बार में आता ही है, मतलब किसी अन्य के पहाड़ा में। जैसे अगर हम देखें 13 किसी और के पहाड़ा में आता है क्या? 13 के पहाड़ा में तो एक बार में आता है, और एक के पहाड़ा में 13 बार में आता है, क्योंकि एक और खुद से तो कटता ही है। इसके अलावा किसी संख्या से कटता है क्या? नहीं कटता। 29 को लगा के देखिए, 29 किसी पहाड़ा में आता है, किसी संख्या से कट सकता है, दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। 37 किसी संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 41, 43 इस तरह की जो भी संख्याएं हमने आपको बताया है, ये सारी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ अपने आप से और एक से कटता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटता। अब आप कहिएगा कि सर एक क्यों नहीं होगा? एक भी तो खुद से यानी एक से कटता है। एक बताएं कि एक क्यों नहीं होगा? एक जो संख्या है ये भी खुद से या एक से यानी एक, और खुद से यानी एक। एक से यानी एक और खुद से का, तो खुद में भी तो एक ही है ना। तो इसलिए चूंकि दोनों चीज सेम टू सेम होता है, अतः ये अभाज्य होता नहीं है। ये क्या होता है? ना ही अभाज्य होता है एक, ना ही अभाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या होता है, ना ही भाज्य संख्या, मतलब किसी और से कटने वाला। ये न भाज्य संख्या होता है न अभाज्य संख्या होता है। ठीक है। स्टार्टिंग अभाज्य संख्या की कहाँ से होती है? 2 से होती है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? अगर हम देखें संख्या पद्धति में सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 2। आप नोट के तौर पर लिख लीजिए इसको। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। सबसे बड़ा तो भाज्य संख्या अनंत तक चला जाएगा ना, तो सबसे बड़ा की हम गिनती नहीं कर सकते, लेकिन सबसे छोटा बता सकते हैं। कौन सा है? 2। दूसरा है, नोट्स में लिखिएगा, एकमात्र अभाज्य सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य का मतलब वैसा सम संख्या जो अभाज्य संख्या हो। तो सम संख्या आप देख सकते हैं, इसमें कितना आपको दिख रहा है? एगो यही ना है, जो 2 से कटता है वही सम संख्या होता है। तो 2 से कटने वाला तो सिर्फ ये है। तो एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होता है। 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होता है। बाकी जितने भी संख्याएं हैं वो सम संख्याएं हैं, बाकी जितने भी सम संख्याएं हैं वो अभाज्य नहीं होती। अगर हम बात करें 4, 5, 6, 7, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, इस तरह की कोई भी संख्या है तो अभाज्य क्यों नहीं होगा? जैसे 16 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो ये तो सम संख्या है। इसको देखिए, ये क्या है? सम संख्या है, लेकिन भाज्य है या अभाज्य है? तो आप देखिए इसको किससे किससे काट सकते हैं? 1 से, 2 से, 4 से, फिर 8 से, और फिर 16 से। इसको हम देखिए कि इतनी सारी संख्याओं से काट सकते हैं, तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं ना होगा। ये अपने से और खुद से कटे तभी अभाज्य होगा, और कोई भी सम संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा। इसलिए कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होता है। ये अभाज्य
नहीं है। ठीक है, ये 16 क्या है, अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे संख्याएं हैं जिससे ये कटता है, यानी बहुत सारे इसका गुणनखंड हो सकता है। तो आपने देखा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या आपने देख लिया। अब हम देखते हैं गुणनखंड, जो दो चीज़ है, एक अभाज्य और एक गुणनखंड। तो अभाज्य हमने जाना कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, और अब हम जानेंगे कि गुणनखंड कौन सा है, गुणनखंड क्या होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? तो देखिए, कोई भी संख्या को अगर हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 है, अगर 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 5। 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को हम 1 गुने 10 भी तो लिख सकते हैं। 10 को 1 गुने 10 भी लिख सकते हैं, 10 को 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं। तो ये 10 को जो हम दो पार्ट में बांट दिए ना, यही हमारा क्या कहलाता है, इसका गुणनखंड करना कहलाता है। यानी गुना के खंड में इसको विभाजित कर देना, गुना के खंड में विभाजित कर देना, इसको गुणनखंड कहते हैं। 10 को हमने यहाँ गुणनखंड किया गुना के खंड में 1 और 10 के रूप में, ये भी गुणनखंड हो गया। कोई दूसरा संख्या लेते हैं जिसके और सारे एग्जाम्पल हो सकते हो, जैसे कि 32 ले लीजिए। जैसा 32 आपने लिया, 32 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 1 गुने 32। 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 16। देखिए कितना लिख सकते हैं इसको। 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 8 गुने 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 4 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, यहाँ एक ही होगा ना, 2 दूने 4, 4 चौक 16 दूना 32। मतलब अनेक तरीकाएं हो सकता है, अनेक तरीका हो सकता है इसको गुणनखंड करने का। लेकिन जैसे 16 दूना 32, 8 चौके 32, 4 गुने 8, 4 गुने 2 गुने 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 4 दूना 8 गुने 4, 4 दूना 8 चौका 32। इस तरीके से करके आप निकालते जाइए, बहुत सारा हो जाएगा। तो आप ये अनेक तरह का तो देख रहे हैं कि आप इतने तरह का हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि इसमें भाज्य संख्याएं भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं। भाज्य अभाज्य संख्या ही तीनों है और ये भाज्य संख्या है, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। देखिए एक और अपने आप के अलावा किसी और से कटता है, इसमें अभाज्य संख्या है और भाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या है, इसमें भी भाज्य है और अभाज्य है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि भाज्य अभाज्य को अगर मिला के अगर हम बनाएं तो आप देख सकते हैं कि बहुत तरह की संख्याएं हो सकती है। लेकिन आपका एक परिमेय कहता है, आपने गुणनखंड तो सीख लिया, इस तरीके से गुना के खंड में लाना, इसको गुणनखंड कहते हैं। लेकिन गुणनखंड तो आपने सीख लिया कि किसको कहते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब देखना यह है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और हमारा जो परिमेय है, यहाँ पर एक परिमेय आपको पढ़ना है, वो परिमेय क्या है। तो शुरुआत करते हैं अभाज्य गुणनखंड का। किसी भी संख्या का, जैसे कि 32 को अगर हम देखें, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में यहाँ कौन दिख रहा है? अभाज्य संख्या हो, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या हो, इस सब में भाज्य है। ये भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य, ये भाज्य। लेकिन ये वाला में देखिएगा, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में अगर 32 को लिखे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब क्या है कि 32 को अभाज्य संख्या के रूप में लिखे तो ये आया। अभाज्य संख्या के रूप में लिखना ही है, सिर्फ अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। और कोई हो सकता है क्या? और कोई हो सकता है क्या? जैसे ही दोनों को गुना करके 4 बनाएंगे तो 4 भाज्य हो जाएगा। यानी 32 का एकमात्र अभाज्य संख्या यही होगा, अभाज्य गुणनखंड यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो हमारा परिमेय ये कहता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है,
किसी भी संख्या का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो अद्वितीय होता है। मतलब ये कभी बदलता नहीं है, इसको हम और किसी तरीके से नहीं लिख सकते हैं, जो होगा वही होगा। क्रम बदल सकता है, क्रम बदल सकता है, लेकिन जो रहेगा वही रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 45 ले लें, 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए 3 तिहाई 9 बचे 45। इसमें देखिए सब अभाज्य संख्या है। 15 या 45 भी हो सकता था। 45 को हम 15 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 15 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 15 5 से भी कटता है। हमको वैसा संख्या लेना है जो सिर्फ अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। तो यहाँ 3 भी अपने आप और 1 से कटता है, 5 भी अपने आप और 1 से कटता है। तो आप देख सकते हैं 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45। अब क्या है, इसके अलावा कोई भी ऐसा गुणनखंड का आप तरीका नहीं या कोई दूसरा गुणनखंड नहीं बना सकते हैं जो कि अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से बनता हो। अभाज्य संख्या से बनने वाला गुणनखंड 45 का सिर्फ और सिर्फ यही होगा। इसका क्रम बदल सकता है, यानी कि 5 गुणे 3 हो सकता है, या फिर आप 3 गुणे 5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इन 3 के अलावा चौथा कोई संख्या नहीं हो सकता। इन 3 के अलावा चौथा कोई संख्या नहीं हो सकता है। अतः यही परिमेय हमको सिखाता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यही होता है, संख्या बदलता नहीं है। आप संख्या को बदल नहीं सकते हैं, जितना होगा उतना ही होगा। अब आप सोचिएगा कि सर आप तो पहले से जानते हैं इस सब चीज़ को, तो यहाँ से आप लगातार 45 को 3 गुणे 5 कर दें। हम कैसे समझे कि 3 गुणे 5 होगा? तो आइए अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं। पहला हम इसी 45 से शुरुआत करते हैं। करना क्या है कि आप इसको ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। 2 तरीका है, आप ट्री मेथड होता है और एक ये वाला होता है। आप इसको लाइन खींच दीजिए और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। एलसीएम निकाले हैं बचपन में, एलसीएम जो आपने निकाला है बस उसी तरीके से आपको निकालना है। बस एलसीएम में होता था क्या कि 4-5 संख्या होता था एक लाइन से ऐसे सजा हुआ, आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या मिल रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से हमको भाग करना है। अब भाग करना है तो शुरुआत हम छोटे संख्या से करेंगे, याद कर लीजिए, शुरुआत हम छोटे संख्या से करेंगे। और शुरुआत जो भी हम करेंगे तो शुरुआत की कुछ संख्याएँ हम आपको बताते हैं, यही सब में हो जाता है ख़त्म। जो शुरुआत की कुछ संख्याएँ हमने आपको बताई है कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, शुरुआत की अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हीं सब का इस्तेमाल करेंगे। 4 का इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा, 6 का इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा, या 8 का इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा, 9 का इस्तेमाल नहीं कर दीजिएगा। जो संख्याएं आपको यहाँ पर शुरुआत के अभाज्य संख्याएं दी हुई है, वैसे ही वही संख्या का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस्तेमाल करते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 2 भी अभाज्य संख्या होता है, 2 से नहीं कटेगा। 3 अभाज्य संख्या होता है, 3 से कटेगा कितना बार में? 15 बार में। 3 से 15 बार में 15 तिया 45। अगर नहीं ये भी समझ में आता हो तो 3 से 45 में आप भाग कर लीजिए। 3 से आप 45 में भाग कर लीजिए, 15 बार में कट जाएगा। फिर 3 से 15 कटता है कितना बार में? 5 बार में। 3 बचे 15। 5 से कटता है कितना बार में? 1 बार में। जैसा ही लास्ट में 1 आ जाता हो, जैसा ही लास्ट में 1 आ जाता हो, तो आप इसको जो इधर वाला संख्या है वो सारा का सारा क्या कर देंगे? उतार देंगे। देखिए 45 इक्वल टू क्या हो गया? 3 गुणे 5 आ गया ना। कोई दूसरा संख्या? तिरसठ लीजिए, इसको कीजिए। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, हाँ। 3 दूना 6 और 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से कटेगा कितना बार में? 3 7 21। फिर 3 से कटेगा क्या? नहीं। 5 से कटेगा नहीं, सीधे 7 से एक बार में। जब आप लगातार इसको बनाएंगे ना तो ये आपके प्रैक्टिस में शामिल हो जाएगा। यानी कि 63 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 7। एकदम छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ना है और वैसी संख्या को लेना है जो अभाज्य संख्याएं हैं, और इस तरीके से भाग करते चले जाना है। कितना बार में आएगा वो नीचे लिखेंगे और फिर उसके बाद अपना मन से कोई संख्या डिसाइड करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ और करते जाएंगे। एक थोड़ा सा बड़ा संख्या लेके हम आपको करके दिखाते हैं।
140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, कितना बार में, तो 2 सते 14 0, 70 दूना 140, 2 से 70 बार में 140 कट जाएगा। 2 से 70 कितना बार में, 35 बार में। अब 2 से कटेगा क्या 35, नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटने के लिए 5 सते 35, 7 से कटेगा एक बार में, 7 से कटेगा एक बार में। अब यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। कितना सिंपल, किसी भी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाल सकते हैं। लगातार आप उसको डिवाइड करते जाइए अभाज्य संख्या को ले लेके, और जित लास्ट में जहाँ 1 बच गया आप वहाँ से सारे संख्याओं को आप लिख दीजिए। कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लेके बताइए, पहले आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइएगा। 156 का हम निकालते हैं, 156 का हम लोग निकालते हैं, क्या होगा। 2 से कितना बार में, तो 2 सते 14, 2 अठे 16, ये हम कर ले रहे हैं। अगर नहीं हो पाएगा तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 156 में डिवाइड कर सकते हैं। 2 सते 14, 1 बचेगा 16, और 2 अठे 16, 78 बार में आ गया ना, तो वही 78 तो यहाँ लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप, उसके बाद 2 से आपने फिर किया, लास्ट में देखिए हम कुछ डिवाइड करने का तरीका आपको बता देते हैं। जिसके अंतिम में 2 4 6 8 0 या 0 हो, वो 2 से कट जाता है। तो 2 से आपको देखिए कि यहाँ 78 कितना बार में आएगा, तो 2 तिया 6 और 2 नमा 18, 39 बार में आएगा। अब देखिए इसके अंतिम में यहाँ इकाई के जगह पर 9 है, यानी ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, और ना ही 0 है। तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कटने का एक तरीका आपको हम बता दें। 2 वाला तो हमने बताया क्या कि 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए अंतिम में। 3 वाला क्या होता है कि सबको जोड़िए, 9 और 3 को जोड़िए, कितना हुआ, 3 + 9 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, 3 चौके 12, तो इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा कितना बार में, एक बार में, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 13 किसके पहाड़ा में आएगा, तो 13 नहीं आता है किसी के पहाड़ा में, तो 13 से एक बार में इसको लगा देंगे। 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 13 से एक बार में इसको लगा देंगे। जैसे ही 13 से एक बार में हम इसको लगाएंगे, यहाँ बच गया 1, यानी कि 156 का जो अगर हम बात करें, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। समझ में आ गया। तो ये तो था हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालना। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसके माध्यम से हम HCF कैसा निकालें और LCM कैसे निकालेंगे, अब हम वो सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM तथा HCF ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा LCM और HCF हमें निकालना है, और यही हम आज सीखेंगे। अभी अभाज्य गुणनखंड अभी आपने सीख लिया। कोई भी क्वेश्चन अगर देता है और अगर आपको कहता है कि LCM और HCF निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले आपको हम बता के दिखाते हैं। पहले एक क्वेश्चन है, 6 और 20 का LCM निकालिए। कितना का, 6 और 20 का हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी संख्याएं दी हुई है उन सभी के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो भी संख्या यहाँ पर दी गई है उन सभी का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 6 का करेंगे पहले, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी 6 का आ गया 2 गुने 3। 20 का करेंगे, कितना आएगा, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, मतलब 20 का किए 2 गुने 2 गुने 5, यही तो आ रहा है।
6 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 3, 20 का आया 2 गुने 2 गुने 5। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे कैसे? तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे ज़्यादा किसमें मतलब क्या है कि कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उन सबको हम ले लेंगे। अब इसमें देखिए सीधा सा समझने का चीज़ है कि 6 का आया 2 और 3, 20 का आया 2, 2 और 5, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यानी कॉमन का मतलब है क्या सेम टू सेम आ रहा है। तो देखिए ये 2 एक दूसरे में सेम टू सेम है। उसके बाद कुछ है क्या? 3 है, ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में नहीं है। इसमें 2 है तो ऊपर में नहीं है, ये 2 ले जा चुका है इसलिए इसका अब गिनती नहीं होगा। ये जो बचा हुआ 2 है नीचे में, ऊपर में कोई 2 है क्या बचा हुआ जिसके साथ इसका जोड़ा लगा सके? नहीं है। 5 का जोड़ा किसी के साथ लगेगा? ऊपर वाले के साथ नहीं है। तो अतः हम देखेंगे कि जो एचसीएफ होगा वो हमारा ये 2 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? जितना जोड़ा में रहेगा ना उसी को हम एचसीएफ मान लेंगे। मानना नहीं है, मतलब कि वही एचसीएफ ही हो जाता है। यहाँ पर आपका ये जो 2 है, इस दोनों को कॉमन अगर देखें तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? 2। तो 2 हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम जो होगा वो पहले तो ये 2 लिखेंगे ही, पहले ये 2 तो लिख देना है और उसके बाद बचा हुआ सारा कुछ गुना के साथ। ये 2 हो गया, फिर ये 3, फिर ये 5। क्लियर है? आप देख सकते हैं कि जो एचसीएफ आया वो कॉमन वाला संख्या, और एलसीएम कॉमन वाला को लिख लेंगे पहले, ये कॉमन वाला है, और उसके बाद जो बचा हुआ ये तीनों था, तीनों को हमने लिख दिया और सबको गुना कर दीजिए। कितना आएगा? 2 दूनी 4 थी 12, 12 25 60, 60 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है। अब यहाँ से दूसरा कोई क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। 540 और 600 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 540 और 600 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्या होगा? तो पहले 540 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। कितना बार में? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0। पहले आपको थोड़ा सा इसमें हम हिंट दे दें कि 2 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 3 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी। तो 2 से वही कटेगा जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। 0, 2, 4, 6 या 8 जिसके लास्ट में होगा। इसके लास्ट में 0 था, 2 से कट गया। इसके लास्ट में भी 0 है, 2 से ये कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो देखिए 2 एकम 2, 2 छक 2 तिया 6, 1 बचा 10, 2 पचे 10, 135 बार में। अगर ऐसे करने आपको नहीं आ रहा हो तो आप 2 से 540 में अलग भाग भी दे सकते हैं। आप देखिए 2 से अगर हम 540 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4 बचा 1, 14, 2 सत्ते 14, ये कट गया, नीचे उतरा 0, तो यहाँ से उतर गया 0। ये 270 जो आया यही तो हमने यहाँ लिखा था ना। बस वैसे ही आप भाग कर लीजिए अगर आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो। अब देखिए ये क्या 3 से कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है। अंतिम में 5 है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 से कटने के लिए 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं? तो 3 से कटने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीका आपको हम बताते हैं पहले ही जानने का। इस सबको जोड़ दीजिए। 5, 3, 8, 8, 1, 9। 9 जो है 3 के पहाड़ा में आता है। यस आता है। जब 9 3 के पहाड़ा में आता है मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से अगर इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा? तो 3 से 135 को भाग कर लीजिए। 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 45 बार में। फिर यहाँ से 3 से अगर करेंगे तो 5 4 9, 9 आता है 3 के पहाड़ा में, इसलिए 3 से 45 कट जाएगा। कितना बार में? 15 तिया 45। फिर 3 से 15 कितना बार में? 5 बार में। 3 पचे 15। और तब लास्टली 5 से 1 बार में क्या आएगा आपका?
यहाँ 1 आ गया तो पूरा खत्म हो गया। यानी 540 का हमने निकाला तो 540 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 3 3, 3 3 3 और एक है 5 5। ठीक है, अब किसका निकालना है, 600 का। 600 का अगर हम निकालें 2 से 300 बार में, 2 से 150 बार में, 2 से 75 बार में, फिर यहाँ 7 5 12 जोड़ लीजिए, लेकिन लास्ट में जी ये 5 है, मतलब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 के बाद 3 से लगा के देखेंगे। तो 7 5 12 होता है, 7 को और 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब 3 से ये कट जाएगा। 3 से करेंगे कितना बार में आएगा, 25 या 75। अब क्या है कि ये 3 से अब कटेगा कि नहीं चेक कीजिए, तो 5 और 2 7, 7 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, अतः ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम 5 से लगाएंगे, 5 से कितना बार में, 5 बार में 25 आता है, और 5 से एक बार में 5 आता है। यानी लास्टली हमने देखा कि 600 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो आता है क्या, 2 2 2 2 2 2, उसके बाद 3, एक वो 3 है, और उसके बाद 5 5 5 5। अब दोनों में क्या करना है हमको, HCF पहले निकालना है और फिर LCM निकालना है। तो दोनों में क्या है, तो पहले कॉमन लीजिए, कौन कौन कॉमन हो रहा है। तो कॉमन के नाम पर अगर हम देखें तो ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है, फिर यहाँ 2 1 बचा, ऊपर में 2 अब नहीं है, तो यानी ये रह जाएगा ऐसे ही। अब बचा ये 3 3, तो 3 से 3 ये मिल गया, 5 से ये 5 मिल गया। अब कोई मिलेगा क्या, किसी का जोड़ा लगा के देखिए, ऊपर में 3 है बचा हुआ, लेकिन नीचे में अब 3 बचा हुआ नहीं है। नीचे में 5 है और 2 है, लेकिन ऊपर में 5 और 2 बचा हुआ नहीं है। तो इसलिए अब देख सकते हैं कि जो HCF होगा, ये चारों कॉमन वाला जो है उस सब को गुना कर देंगे तो HCF हो जाएगा। इससे निकल के आया 2, इससे निकल के आया 2, इससे निकल के आएगा 3, और इससे निकल के आएगा 5। गुना कर दीजिए, यही आपका HCF होगा। 2 दूने 4 थी 12, 5 60। अब उसके बाद LCM क्या होगा, तो ये जो था कॉमन वाला उस सब को लिख देंगे पहले, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ये कॉमन वाला हमने लिख दिया। कॉमन वाला लिखने के बाद जो बचा हुआ है उन सारे चीज़ों को लिख देंगे। तब बचा हुआ वाला में देखिए ये 2 बचा हुआ है, तो ये 2, यहाँ से देखिए 3 और 3, 2 को 3 बचा हुआ है, तो 3 और 3। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ही लाइन में 2 को कॉमन नहीं ले लेना है, एक ही लाइन में 2 को कॉमन नहीं, ऊपर और नीचे वाले में एक एक लेकर तब कॉमन लेना है। अब यहाँ से 3 3 लिख दिए, अब लास्ट में बचा हुआ है ये 5, तो यहाँ से ये 5 भी आ गया। अब सबको गुना कर दीजिए, कर लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर वो आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम लोग जैसे होता है ना कि जब 2 से ज़्यादा संख्याओं का महत्तम या लघुत्तम निकालना हो, LCM HCF निकालना हो, तो उसमें हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। थोड़ा सा बदलाव आता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बदलाव आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, और वो क्या होगा बदलाव, कैसे हम उसको बना पाएंगे। तो 6 72 और 120 एक क्वेश्चन लेते हैं। 6 72 120 ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, इसको हम बना के देखते हैं। तो पहले 6 का गुणनखंड जल्दी जल्दी, 6 का 2 से 3 बार में और 3 से फिर 1 बार में, यानी 6 का हो गया 2 गुने 3। फिर 72 का 2 से कितना बार में, 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और फिर बच गया 3, तो 3 से 1 बार में। यानी लास्ट एक जैसा ही आता है, छोड़ देते हैं। बचा कौन सा, 72 का कौन कौन आया, 2 2 2 2 2 2 और फिर 3 3 3 3। अब बचा है आपका 120। 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से आएगा 60 बार में, 2 से आएगा 30 बार में, 2 से आएगा 15 बार में, और फिर 3 से आएगा 5 बार में, 5 से आएगा 1 बार में। 120 का आपका हो गया कितना, 2 गुने 2 गुने 2 2 2 2 3 5, 3 और 5। चलिए इसमें कॉमन क्या है, HCF मतलब कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में HCF जब हम कॉमन लेंगे ना, तो तीनों का कॉमन होना चाहिए HCF में।
तीनों का कॉमन जो होगा वही आपका HCF होगा। देखिए तीनों में कॉमन कौन सा है, तो तीनों में कॉमन आपका ये 2 है ना। तीनों में कॉमन क्या है, ये 2 है। और एक देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 3 कहाँ कहाँ है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तीनों का एक कॉमन हो गया, यानी HCF जो होगा 2 और ये 3 का 3, यानी 2 तिहाई 6। HCF हमारा निकल के कितना आ गया, 6। HCF हमारा निकल के आ गया 6। और LCM अगर हम निकालने की बात करें तो LCM जो होगा हमारा, पहले तो ये दोनों लिखेंगे 2 गुने 3 जो कॉमन वाला था, अब बिना कॉमन वाला। लेकिन अब देखिए बिना कॉमन वाला लिखेंगे तो ये और ये इतना सारा संख्या बचा हुआ है। तो LCM वाले में हम क्या करते हैं ना कि जितना भी दुइयों में कॉमन होगा ना तो उसको भी लिख लेंगे। जैसे HCF में 2 गो कॉमन वाला नहीं आएगा, HCF में ये वाला नहीं आया, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही गो में था, ऊपर में अब नहीं बचा हुआ था। लेकिन LCM में ध्यान दीजिएगा, इस LCM में 2 गो में भी अगर कॉमन आ रहा है ना तो उसको भी ले लेंगे, ये भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 है। तो ये एक कॉमन निकल के आया, ये एक कॉमन निकल के आया। तो ये दोनों कॉमन किसके लिए है, LCM के लिए। HCF में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखिए जो LCM आएगा उसको, ये दोनों तो यहाँ लिख दिए, HCF वाला दोनों तो यहाँ लिखा गया। अब बचा हुआ कौन कौन है, इस कॉमन के बदला में 1 2, इस कॉमन के बदला में 1 2, उसके बाद बचा ये 3 और उसके बाद बचा ये 5। सारा का सारा लिख दिए, गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 पचे 120, 120 पते 120 तिया 360। तो दोस्तों इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से LCM और HCF निकाल सकते हैं। अगर 2 गो वाला संख्या हो, 2 संख्या का निकालना हो तो दोनों में से कॉमन होना चाहिए HCF के लिए, और LCM तो उसके हिसाब से हम बना ही लेंगे। लेकिन अगर 3 संख्या का निकालना हो, जैसा कि आप यहाँ देखें 3 संख्या का निकालना हो और तीनों संख्या में से हम कॉमन लेंगे तब हमारा HCF निकलेगा। और LCM के लिए हम 2 संख्या में से भी कॉमन ले सकते हैं और तब जाके उस जो बचा हुआ होगा उस सबको लिख देंगे तो उससे हमारा LCM निकलेगा। अब क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि LCM और HCF में क्या संबंध होता है। LCM और HCF का संबंध अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का। LCM और HCF में क्या संबंध होता है, LCM और HCF में संबंध, LCM और HCF में क्या संबंध होता है। तो उसके संबंध को जानने के लिए पहले जो हमने पहला क्वेश्चन बनाया था 6 और 20 का, 6 और 20 का, ये छोटा एग्जाम्पल पर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 6 और 20 का HCF कितना आया था, HCF ऑफ 6 और 20, देखिए HCF और 6 और 20 कितना आया था, 2, यहाँ से आ गया था 2। और उसके बाद LCM ऑफ 6 और 20 कितना आया था, LCM ऑफ 6 और 20 आपका निकल के आया था कितना, 60, यानी ये हो जाएगा 60। इस दोनों में क्या संबंध है, तो संबंध ये है, क्वेश्चन जो था 6 और 20 था, आंसर आया 2 और 60। तो देखिए 6 को 20 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 6 दूना 12 और 1 0, 120। और जो LCM HCF आया है उस दोनों को गुना कीजिए, 2 में 60 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 60 दूना 120। यानी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, ये था ना 6 और 20 का LCM HCF निकालिए, क्वेश्चन यही था 6 और 20 का LCM HCF निकालिए। तो 6 और 20 को गुना कीजिए, जो क्वेश्चन था उसको गुना कीजिए, वही संख्या आएगा, और जो LCM HCF आया है उसको गुना कीजिएगा तब भी वही संख्या आएगा। तो संबंध क्या होता है, तो संबंध देखिए ये होता है, LCM of AB into HCF of AB
इजकल टू ए इंटू बी। एलसीएम ऑफ ए बी का मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है। ए बी लेने का मतलब क्या है कि यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, और एच सी एफ ऑफ ए बी अगर एलसीएम और एच सी एफ को गुना करेंगे तो वो संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। यही आपका संबंध हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि आपको एच सी एफ दिया हो और संख्या दिया हो, मान लिया जाए एच सी एफ दिया हो संख्या दिया हो, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम ऑफ ए बी इजकल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल अब भागा एच सी एफ ऑफ ए बी। उसके बाद सबको हम करके बता दे रहे हैं जहाँ से आपको परेशानी नहीं होगा। एच सी एफ निकालना हो और एलसीएम दिया हुआ हो, किसी भी संख्या का एच सी एफ निकालना हो और एलसीएम दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे कि दोनों संख्या को गुना करेंगे और जो एलसीएम दिया हुआ रहेगा उससे भाग कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मान लिया जाए कि एलसीएम एच सी एफ किसी संख्या का दिया हुआ हो, किसी संख्या का एलसीएम एच सी एफ दिया हुआ हो और उस संख्या का एक संख्या दिया हुआ दूसरा संख्या ना दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे? ए बराबर एलसीएम ऑफ ए बी गुने एच सी एफ ऑफ ए बी बटा बी। दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके और जो संख्या दिया हुआ रहेगा उससे हम भाग कर देंगे तो दूसरा संख्या भी निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ए दिया रहे तो बी कर देंगे, बी दिया रहेगा तो ए कर देंगे। बी निकालना हो तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बटा में ए हो जाएगा। हिंदी में अगर ये तो था सारा फॉर्मूला आपका, एकदम याद कर जाइए। निकला सब इसी से है। देखिए जब ने निकला सब इसी वाले फॉर्मूला से है। अगर देखा जाए तो ये वाला रोक लिए तो एचसीएफ नीचे आ गया, एचसीएफ यहाँ रोक लिए तो एलसीएम गुना में था नीचे आ गया भाग में, ए को इधर रोक लिए तो बी आ गया भाग में, और बी को रोक लिए तो ए आ गया भाग में। तो इस तरीके से जो ओरिजिन है मेन, अगर आपको दाहिना बायां करने आ रहा है अच्छे से कि जो गुना में उधर जाके भाग में होता है, तो इसी से निकल के ये सारा आया है। तो यहाँ से आपका इतना फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। और इसका यूज बहुत सारा है, देखिएगा हम आपको अभी दिखाएंगे। इसका यूज बहुत सारा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका यूज क्या क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, यदि किसी दो संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः का मतलब पहले एचसीएफ फिर एलसीएम क्या है, 2 तथा 60 है। किसी दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 2 और 60 है। हम इसी पर लेके बता रहे हैं, किसी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 2 और 60 है। एचसीएफ कितना है, 2, एलसीएम है 60। तो एचसीएफ और एलसीएम कितना कितना है, 2 और 60 है। यदि उनमें से एक संख्या 6 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा। क्वेश्चन ये बता रहा है आपको कि दो संख्याएं हैं, एक 6 है, दो संख्याएं हैं, एक 6 है और दूसरा हमको नहीं पता है, और दोनों का जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ दे रहा है कि एचसीएफ है कितना, 2 और एलसीएम है 60। तो हमको ये दूसरा संख्या निकालना है। यही क्वेश्चन है कि एक संख्या 6 है, दूसरा संख्या नहीं पता है, और एचसीएफ दिया है 2,
HCF दिया है 2 और LCM दिया है 60, तो हमको दूसरा संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एक संख्या जो दिया हुआ हो उससे क्या करते हैं, LCM HCF में भाग कर देते हैं। एक संख्या जो दिया हुआ हो LCM HCF में भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे दूसरा संख्या बराबर HCF गुने LCM अब बटा पहला संख्या। मतलब दूसरा संख्या पहला संख्या A और B के तो रूप में है ना, तो बस उसी तरीके से अब LCM और HCF कितना है, 2 गुने 60, और पहला संख्या जो दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। 6 से 60 10 बार में 10 दूना 20, आंसर हो गया। समझ में आ गया? यही तो क्वेश्चन में था ना, 6 और 20 का LCM HCF 2 और 60 था। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक और आपको एग्जाम्पल करके बता देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि HCF यानी महत्तम समापवर्तक ऑफ 2691 बराबर 13। 2691 का HCF दिया हुआ है 13, तो LCM ऑफ 2691 कितना होगा, बराबर वाट। क्वेश्चन ये बताएगा कि आपको किसी दो संख्या 26 और 91 है, उसका HCF दिया हुआ है 13, तो LCM निकालिए। तो LCM निकालने के लिए एक तो आप जैसे पहले LCM निकाल देते हैं वैसे निकाल सकते हैं। अगर ये संबंध आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का LCM और HCF का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF और LCM का गुणनफल आपका क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी कि एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ना कि संख्याओं का यहाँ पर देखिए 13 है, HCF है 13, तो HCF इंटू LCM इजकल टू संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल हम जो फार्मूला बताए थे, अगर उस फार्मूला की बात करें तो हमको निकालना क्या है, LCM निकालना है। और LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM इजकल टू संख्याओं का गुणनफल, संख्या A और B है तो A इंटू B अब बटा में HCF। जो फार्मूला मैंने आपको बताया था LCM के लिए, देखिए LCM ऑफ AB क्या होता है कि A इंटू B और बटा में HCF, A इंटू B और बटा में HCF। तो आपको A इंटू बी मतलब क्या है, 26 गुने B के जगह 91, और LCM जो HCF है दिया हुआ कितना 13, HCF आपको 13 दिया हुआ है 13, यहाँ आ गया। तो LCM का मान कितना आ जाएगा, LCM निकल के आ गया 13 7 91, 7 से इसको गुना कर दीजिए, यानी 7 6 42 का 2 4, 7 2 14 4 18 182। समझ में आ गया? अगर आपको HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और दो संख्या दिया हुआ है, तो दोनों संख्या को गुना कीजिए और HCF से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। दोनों संख्या को गुना किए, HCF से हमने भाग कर दिया। अगर आपको LCM दिया हुआ होता तो क्या करते कि यहाँ से, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, कि LCM, यहाँ देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन हम LCM में निकाल देंगे कि यदि LCM ऑफ 2691 बराबर 182, जो अभी निकल के आया है, LCM ऑफ 2691 बराबर 182, तो HCF ऑफ 2691 कितना होगा, HCF ऑफ 2691 कितना होगा। तो फिर वही काम करेंगे कि HCF बराबर, HCF निकालना है ना, तो HCF ऑफ 2691 बराबर क्या होगा, A इंटू B अब बटा में LCM ऑफ 2691। यहाँ से संख्या दोनों 26 और 91 है, और LCM हमारा कितना है दिया हुआ, LCM हमारा 182 दिया हुआ है। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 91 से ही कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ही कटेगा 13 बार में। निकल के आ गया ना 13, निकल के कितना आ गया 13। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर LCM दिया हुआ हो तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, वही दोनों संख्या को गुना करेंगे
और HCF से भाग कर देंगे, LCM से भाग कर देंगे। और अगर आपका HCF दिया हुआ हो तो दोनों संख्या को गुना करेंगे और उसी HCF से भाग कर देंगे। यानी जो दिया हुआ रहेगा उससे हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं में के गुणनफल में भाग कर देना है। और अगर संख्या नहीं दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन में हमारा क्या था कि संख्या नहीं दिया हुआ था, दोनों LCM भी दिया हुआ था, HCF भी दिया हुआ था, संख्या एगो दिया हुआ था और दूसरा संख्या नहीं दिया हुआ था, तो दूसरा संख्या के लिए हम क्या किए, LCM और HCF को गुना कर लिए और उसके बाद जो संख्या बचा हुआ था उसको हम भाग कर दिए। इस तरीके से करके आप एक्सरसाइज 1.2 बनाइए। एक्सरसाइज 1.2 बनाइए। एक्सरसाइज 1.2 आपको यहाँ से बनाना है और जितनी भी क्वेश्चन है सारी बन जानी चाहिए। कुछ अगर बचता है तो हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका क्लास लगातार रेगुलर रूप से चलता रहे। और साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आया, कहाँ परेशानी आई, और अगर बेहतर लगा तो आप उसको भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।